Hello, Assalamu alaikum. Hello, everybody. Today is the 29th online lecture as for the matter of the chapter solid state is concerned. आज सॉलिड स्टेट का 29वां 29th ऑनलाइन लेक्चर है और आज हम लोग बात करेंगे किसी सॉलिड सब्सटेंस के डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज की। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज का जो टाइप है वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन। आज सिर्फ हम लोग बात करेंगे कि व्हाट द हेल इज ऑल अबाउट डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। किसी भी पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस के डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज से हम लोग क्या समझते हैं, आई मीन व्हाट डज वी बेसिकली अंडरस्टैंड अबाउट डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, उस पर सिर्फ आज बात करेंगे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज का जो टाइप है पीजो इलेक्ट्रिसिटी, पायरो इलेक्ट्रिसिटी और फिर पीजो इलेक्ट्रिसिटी को दो अलग अलग क्लास में बांटेंगे, फेरी इलेक्ट्रिसिटी एंड एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में वी विल डिस्कस दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज सिर्फ हम लोग बात करेंगे अबाउट द डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ओके, आज सिर्फ बात होगी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की। ठीक है ना, तो लेट्स शूट इट। देखें, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी इज बेसिकली डिफाइंड as the property of any particular solid substance. Dielectric property of any particular solid substance is basically defined as the property because of which there is no flow of any electric charge through them when any particular electric field is being applied to them. यानी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी किसी सॉलिड सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के चलते जब कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से गुजर जाने की परमिशन डिनाई करता है, मना करता है, नहीं होने देता। इसका मतलब ये हुआ कि डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के चलते ही कोई सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस ऑब्वियसली इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करता है। We can establish the fact that because of the dielectric property of any particular solid substance, any substance is considered to be an insulator, which means that dielectric property is very much associated with the insulators. Insulators are having the same behavior. The kind of behavior is dielectric property, and the behavior exhibited by those solid substances are being termed as insulators. So, मेरे भाई, dielectric property is basically the property of any particular solid substance because of which they doesn't allow the passage of current through them, or they doesn't allow the passage of electric charge through them whenever any particular electric field is being applied to them. So the thing is that whenever electric field is being applied to any solid substance, and if that particular solid substance is totally reluctant, totally disagrees, totally denies the passage of that particular applied electric field through them, then the property because of which this property is being termed as dielectric property and the substance itself is called insulator. यानी उस सब्सटेंस को हम लोग इंसुलेटर कहकर पुकारते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ही वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के चलते कोई भी पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस अपने अंदर से किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक चार्ज को गुजर जाने की परमिशन नहीं देता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं और इस सब्सटेंस बेसिकली इंसुलेटर कहा जाता है। कैसे?
So the thing is, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेंगे कि डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ही वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के चलते कोई सब्सटेंस अपने अंदर से किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को गुजर जाने की परमिशन नहीं देता, मना करता, डिनाई करता, रिलक्टेंट है, नहीं जाने देगा, नहीं गुजरने देगा। ठीक है, ये बहुत क्लियर हो गया डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बेसिकली होता क्या है। इसका मतलब है कि ये फैक्ट एस्टैब्लिश हो गया कि डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी इज टोटली एसोसिएटेड विद इंसुलेटर। अब बेसिकली देखें कि इंसुलेटर में होता क्या है, इंसुलेटर क्यों ये डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है, इंसुलेटर क्यों किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से गुजर जाने की परमिशन नहीं देता, इंसुलेटर क्यों किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर से गुजर जाने की परमिशन नहीं देता। उसका रीजन ये है कि किसी इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड। सी द थिंग इज, इन एनी पर्टिकुलर इंसुलेटर electrons are tightly held by the individual atoms or ions or molecules depending upon the nature of that particular solid. किसी इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ा रहता है। जब इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ा रहेगा तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सब्सटेंस के ऊपर आप अप्लाई करोगे तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं, तो वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से गुजर जाने की परमिशन देगा ही नहीं। इट इज सिंपल एज दैट। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हम इंप्लीमेंट करते हैं किसी इंसुलेटर पर, किसी ऐसे सब्सटेंस पर जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है, तो वो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजर जाने की परमिशन नहीं देता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को उनके एटम्स, इंडिविजुअल एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स ने कस के पकड़ा होता है। Electrons are basically tightly held. They are tightly held by their individual respective ions or atoms or molecules. But इसी इंसुलेटर को, वालेकुम सलाम, कुछ रहिए, इसी इंसुलेटर को, इसी सॉलिड सब्सटेंस को which is having this particular dielectric property because of which it been termed as insulator, इसी सॉलिड सब्सटेंस को जब आप किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर डालोगे, ध्यान से, माइंड इट, और यहां केयरफुली ध्यान दीजिएगा, इसी सॉलिड सब्सटेंस को जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जो इंसुलेटर है बेसिकली, इसको जब आप किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर डालोगे तो पोलराइजेशन होगा चार्ज का। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ भागेगा और उसका न्यूक्लियस नेगेटिव एंड की तरफ जाएगा, जिसके चलते ऑटोमेटिकली अ डाइपोल वुड बी क्रिएटेड। इलेक्ट्रोस्टैट में आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में इस चीज को, कि इंसुलेटर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में डालेंगे तो क्रिएशन ऑफ डाइपोल वुड हैपन। क्लियर है? और एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अंतर वही अंतर है जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल्फ पोटेंशियल में है। जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में है, यानी बात कहां जाके खत्म होती है, न्यूटन के फर्स्ट लॉज ऑफ इनर्शिया पर, स्टैटिक और डायनेमिक पर, एनीबॉडी बीइंग एट रेस्ट और इन मोशन पर। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, आई डू नॉट हैंडल फिजिक्स, विथ ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू माय फेलो पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फ्रेटर्निटी, आई लव देम ऑल, आई रेस्पेक्ट देम ऑल, आई हैव अ बिग सैल्यूट टू ऑल ऑफ देम हु हैंडल फिजिक्स। बट द थिंग इज, इफ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, इफ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन migration of ion from one end to another end in piezoelectricity or pyroelectricity due to the application of pressure and heat, then first of all I will have to explain what is the basic difference between an electric field and electrostatic field. So please for God's sake, don't take this as an offense. I need to explain, I should explain, because if I will not explain, I will leave it to the arena of physics. I can say that go and ask your
physics faculty, but I am not going to do so, because if I am giving any particular statement in the arena of physical chemistry, then it has to be explained in a much more efficient and logical manner and the easiest way possible. So, please cooperate. Still no love lost. I love you all. चलिए, you are like my brothers. You are doing great job. चलिए, तो कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में वही अंतर है, वही फर्क है जो सेल्फ पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में है। और सेल्फ पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, और अंतर आपको पता ही होगा। ठीक है, यही अंतर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में है, और जिसका आधार छुपा है न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, लॉज ऑफ इनर्शिया में। ये रेफरेंस देने के लिए बोल रहे ताकि आपको आसान तरीके से, बिल्कुल ब्रेड एंड बटर तरीके से, एकदम लिट्टी समोसा टाइप से समझ में आए, जिस लैंग्वेज में आप समझना चाहते हो, है ना। आई एम हेयर टू मेक यू फील इजी गोइंग, ठीक है ना, लाइक काजू बर्फी एंड फ्राइड काटे। ओके, चलिए, तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप इंप्लीमेंट करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स कस के पकड़ा हुआ है एटम्स, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स और इंडिविजुअल आयंस में, जिसके चलते वो उस इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर से गुजर जाने की परमिशन डिनाई करता नहीं देता, रिलक्टेंट है, मना कर देता है। बट जब इसी पर्टिकुलर डायरेक्टिव प्रॉपर्टी शो करने वाले सब्सटेंस को, यानी जो इंसुलेटर है, जब आप किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में उसको आप अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में डायपोल क्रिएशन हो जाता है। और डायपोल क्रिएशन इसलिए होता है कि चूंकि माइग्रेशन ऑफ चार्जेस हो जाता है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ चला जाता है और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस निगेटिवली एंड की तरफ चला जाता है, और ऑटोमेटिकली एक डायपोल क्रिएट हो जाता है। और डायपोल के बारे में बहुत अच्छे से आपको पता है कि दो पोल, दो एंड, दो पॉइंट पर दो अलग अलग चार्ज, दोनों चार्ज सिमिलर होगा तो रिपल्शन होगा, और डिसिमिलर होगा, अपोजिट होगा तो अट्रैक्शन होगा। अब जब दो अलग अलग एंड पे चार्ज है, इसको इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ाया जाता है कि अगर आप एनर्जी सप्लाई करोगे तो माइग्रेशन ऑफ आयन हो सकता है, सॉरी, माइग्रेशन ऑफ चार्ज हो सकता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। अगर आप प्रेशर लगा दो, जैसे पिकअप रिकॉर्ड प्लेयर होता है, पुराने जमाने में चलता था, आज भी चलता है, ग्रामोफोन वगैरह, बड़ा सा रिकॉर्ड होता है, उसके ऊपर एक क्लिप लगाया जाता है, तब गाना प्ले होता है। वो क्लासिक एग्जांपल है पीजो इलेक्ट्रिसिटी का। वहां इलेक्ट्रिक सिग्नल पास आउट होता है, ट्रांसफर होता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। और अगर एक एंड से आप चार्ज को दूसरे एंड पर माइग्रेट कराना चाहते हो तो उसका दो ही तरीका है, पहला प्रेशर लगाओ, दूसरा हीट सप्लाई करो। प्रेशर आपने लगाया तो फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट होकर रहेगा, यानी वर्क डन होगा, और यहां वर्क डन होगा माइग्रेशन ऑफ चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एंड माइग्रेशन ऑफ चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर will create a sort of electric signal, and the circuit will become on from 0 to 1, and you will achieve the electrical work which you are trying to derive from that particular system or from that particular circuit. और यही काम आपने हीट एनर्जी सप्लाई करके किया तो उसको पायरो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। और जब किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आप किसी इंसुलेटर को पोर इन करोगे, डालोगे, अप्लाई करोगे, तो अलाइनमेंट होगा वहां पर। आप जानते हो कि कोई भी डायपोल क्रिएट होता है माइग्रेशन ऑफ चार्जेस के चलते, तो सबसे पहले वहां अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट मतलब कतार में खड़े होना। शादी विवाह में औरतों का इंतजाम अगर अलग है, मर्दों का अलग है, तो डायपोल क्रिएशन ऑटोमेटिकली होता है, और उस डायपोल क्रिएशन के पहले अलाइनमेंट होता है। जब लेडीज इन करती हैं तो उनको बताया जाता है कि आप उधर चले जाओ, लेडीज उधर है, और मेल मेंबर्स को कहा जाता है आप उधर चले जाओ, मर्दों का इंतजाम उधर है। और अभी समझ में नहीं आया तो किसी सिनेमा हॉल में, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में
किसी बिल्डिंग में, प्राइवेट हो, सरकारी हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंटल हो, मर्दों और औरतों सबको पता होता है कि कौन सा बाथरूम इस्तेमाल करना है। ये जो औरतों का अलग बाथरूम है, मर्दों का अलग बाथरूम है, दिस मे बी टर्म्ड एज अलाइनमेंट ऑफ डिफरेंट चार्जेस। ठीक है, तो याद रखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस डिनाई द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू them. Dielectric property is basically the property of any particular insulator. Dielectric property ही वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के तहत कोई भी पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस अपने अंदर से किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक चार्ज को गुजर जाने की परमिशन नहीं देता. They are reluctant to approve any particular permission as per the matter of passing of electric charge through them is concerned. इसी को डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं. और इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड बाय देयर इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स व्हिच कैन बी देयर इंडिविजुअल डिफरेंट एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और इसी इंसुलेटर को जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में डालोगे तो देयर कुड बी माइग्रेशन ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन एंड टू अनदर, ऑटोमेटिकली क्रिएटिंग अ डाइपोल. And when any particular dipole would be created, then there could be migration of charges from one end to another, either by creating pressure, either by applying pressure or by supplying heat, will result in the alignment of electrons in a different manner. And on the basis of the alignment of electrons in different particular manners, in different respective manners, dielectric properties are being classified into two different categories. One is piezoelectricity and the other one is pyroelectricity. Piezoelectricity is being further classified into two different categories on the basis of the alignment of electrons. That is ferroelectricity and antiferroelectricity, which I would like to discuss in the next session. तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए डायरेक्टिव प्रॉपर्टी समझने में, बिंदास एकदम. कोई दिक्कत हो इनबॉक्स में यू कैन शूट योर क्वेरीज. I would love to answer all those queries. ठीक है, तो be ready to shoot that. Start to fire your questions done. I am ready to answer that. तो आज के लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, आज ऑनलाइन आने का मन नहीं था, इसलिए सिर्फ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ही पढ़ा के निकल रहा हूँ. ठीक है ना, क्लियर. तो फिर कल मिलते हैं. कल तो वो 11th का टॉपिक आई विल हैंडल. फिर परसों आपसे मुलाकात होगी. डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के जितने टाइप्स है उसको मैं बात करूंगा, उसको बताऊंगा, है ना. समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. समझने में अगर दिक्कत होता है तो वीडियो को आप दोबारा सुन सकते हैं, जितनी बार मन करे उतनी बार सुनो, कोई दिक्कत नहीं होगा. ठीक है ना. फिर भी समझ में नहीं आए तो अभी हम जिंदा हैं. ठीक है, चलिए. और जिनको नीट देना है या जेई मेंस देना है वो जम के तैयारी करें. जब नीट नजदीक आने लगेगा और जेई मेंस का एग्जामिनेशन नजदीक आने लगेगा तो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से. उसके लिए मैं हर साल वीडियो बनाता हूँ, इस साल भी बनाऊंगा. ठीक है ना. एक मोटिवेशन का वीडियो अलग से होगा. फिर पूरे चैप्टर्स को कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए जिससे मैक्सिमम 80% 90% क्वेश्चन कवर हो जाए, उससे रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बनाऊंगा. ठीक है, उसके बाद एक वीडियो रहेगा जो डेफिनेट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा. इन टॉपिक्स को हैंडल करो, इन टॉपिक्स को पढ़ लो, है ना, तो क्वेश्चन तुम्हारा सारा कवर हो जाएगा. यू विल नॉट फाइंड इट एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी, एनी ऑब्स्टेकल. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. सब लोग जम करके मेहनत करो. लॉकडाउन की ऐसी की तैसी. ठीक है ना. लॉकडाउन जो होगा देखा जाएगा, है ना. व्हाट कम मे द शो मस्ट गो ऑन. मेरे कहने का मतलब ये है. ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट होते रहना चाहिए. अपडेशन का काम नहीं रुकना चाहिए. डेवलपमेंट का काम नहीं रुकना चाहिए. किसी भी स्थिति में डेवलपमेंट का काम नहीं रुकना चाहिए. लॉकडाउन हो जाए, जब तक कयामत नहीं आ जाए, जब तक मौत नहीं आ जाए, तब तक हर इंसान एक योद्धा है. और योद्धा का काम होता है बिना नफा नुकसान फायदा घाटा बगैर उसकी चिंता किए हुए. योद्धा का काम है जिंदगी की जंग में अपना पूरा योगदान देना, जद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना, स्ट्राइव करना, लड़ना. हर दिन एक नई जंग है. जम के लड़ो, हालात से लड़ो, अपने करियर के लिए लड़ो, अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ो. हर हाल में कामयाबी हासिल करो ईमानदार तरीके से. अंग्रेजी में कहावत है कि फर्स्ट डिजर्व देन यू डिजायर. मेरे कहने का मतलब है कि नॉट ओनली फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, रेदर you should go on and check this out on a regular basis that whether you are a deserving candidate or not. ठीक है ना. कुछ लोग कहते हैं strike the iron while it is hot. हम अपने स्टूडेंट को ये संदेश देते हैं कि ठीक है, it could be a simple example that
You should strike the iron while it is hot. I say it in another way that you should make the iron hot by striking it more and more times, so that you may be able to withdraw some sort of bonus from that particular striking of iron. ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर साइनिंग ऑफ। ठीक है, फिर कल मिलते हैं 11 के टॉपिक के साथ। एंड डे आफ्टर टुमारो यानी परसों बात होगी इसी टॉपिक की, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की, पीजोइलेक्ट्रिसिटी और पायरोइलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर। ठीक है, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, शब खैर, शुभ रात्रि। सब लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे लिए भी दुआ करो। ठीक है, चलो ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।